Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to continue our 10th chapter World Transport and Communication. And our today's topic is water transport. So in my today's video, I am going to introduce about some of the inland and the oceanic waterways of the world. Students, among all the means of transport, water transport is cheapest and easily available. सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वाटर ट्रांसपोर्ट. And the water route pass through rivers, lakes, canals and ocean. And even no special expenditure is to be done for the construction of waterways. ये cheapest होने का एक और रीजन ये भी है कि इसके वेज के लिए किसी तरीके का स्पेशल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलवे रूट के लिए पूरा रूट डेवलप करनी पड़ती है, फिर उसके लिए जगह जगह पे स्टेशन बनाने पड़ते हैं. ठीक है, लैंड रूट के लिए पूरा सड़कें बनानी पड़ती हैं, बस स्टैंड्स बनाने पड़ते हैं. तो इसमें नॉर्मली बहुत ही कम खर्च आता है पोर्ट्स और हार्बर डेवलप करने में. बाकी वेज बनाने नहीं पड़ते हैं. एंड समटाइम if the coastal areas is not with full sediments, not in the deltaic form, then these are also playing a role as in ports and harbors naturally. So this is the reason behind the cheapest form of this route, the transport. Students, the boats, the steamers and the ships are used for the transporting in waterways. These are some of the major means of water transport and generally आम तौर पर ships are used for carrying cheap and heavy materials like coal, iron ore, iron, steel, cement, grains, etc. बोट एंड स्मॉलर शिप्स का यूज जब रिवर और लेक की डेप्थ ज्यादा होती है तो छोटी दूरी की यात्रा के लिए किया जाता है. हम लोग अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन वाटर ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, इन लैंड और सी और ओशियन. नाम से पता चल रहा है इनलैंड, लैंड के अंदर अंदर. इट मींस इट गोज थ्रू रिवर्स एंड लेक्स विच इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंटल और द लैंड पार्ट. ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिवर्स या लेक्स के जरिए या कैनल्स के जरिए कन्वे होता है और ये रिवर्स, लेक्स या कैनल्स कॉन्टिनेंटल या लैंड पार्ट के बीच में होता है. सो फॉर इट दोज रिवर्स एंड लेक्स आर वेरी सुटेबल विच हैव सफिशिएंट वाटर एंड डेप्थ. इनके लिए इनलैंड वाटर की वो लेक्स या रिवर्स बहुत अच्छी होती है जिनका डेप्थ गहरा होता है और जिनमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर होता है. और कौन सी लेक या रिवर अच्छी नहीं होती है? जिसमें डिपोजिशन सैंड का ज्यादा हो. इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है वाटर ट्रांसपोर्ट में. तो ओनली सीजनल ट्रांसपोर्ट, दिस द सेकेंड most important negative factor of the water transport, the inland transport, are most of the rivers are seasonal in nature. So the inland water transport is only conveyed according to the season. It's only possible in the rivers and lakes which dry up in the dry season or freeze during the winter season. उनके लिए, उन लैंड एरियाज के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल निगोशिएबल हो जाता है जिन एरिया में या तो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाए और रिवर्स पूरी जम जाए या फिर ड्राई सीजन आ जाए और पानी ना हो. वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हो पाता. लेकिन फिर भी वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इनलैंड वाटरवेज इट्स प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन. लेट्स स्टार्ट विद द यूरोप. Students, Europe is in a much better condition from the point of view of internal waterways, the river falling into Atlantic Ocean in the northwest and the Mediterranean Sea. यूरोप में ज्यादातर रिवर्स जो हैं या तो अटलांटिक ओशन में मिलती हैं या फिर मेडिटेरियन सी में, और इसी वजह से एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है. रिवर्स का अंदर के पार्ट से ट्रांसपोर्ट कन्वे करके मेडिटेरियन सी तक लाना, फिर मेडिटेरियन सी से रेड सी होते हुए एशिया की तरफ या फिर मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशियन होते हुए अमेरिका की तरफ एक अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हो जाता है.
And the major rivers of Europe are, which is navigable, Rhine, Seine, Po. These are the major rivers of North: Danube, Don, Dnieper, Dniester, Volga, which is falling in the Caspian Sea. This is also one of the major river of the Europe. Students, the water of these rivers is used for water transport. Canals have been built for water support. ये जो rivers का नाम लिया अभी, Danube, Don, Dnieper, Dniester, Volga, Po, these rivers are using for the navigation, और इनके नेविगेशन प्रॉपर वे में कन्वे हो इसके लिए जगह जगह पे कैनल्स बनाए गए हैं. So in some countries of Western Europe, like the countries Germany, France, etc., the river Rhine flows through Germany and Netherlands. Rhone rivers join the river Rhine in the east, which flows from the prosperous coal belt. This waterway is most used waterway of the world. आपको बता दें, बेसिकली यूरोप के दो देश जर्मनी, फ्रांस. जर्मनी में एक रिवर बहती है राइन, और ये आगे चल करके रोन रिवर को ज्वाइन कर लेती है. इट मीन्स राइन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रोन, एंड दीज रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द प्रॉस्पेरियस कोल बेल्ट ऑफ यूरोप. और इसी वजह से ये वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, काफी ज्यादा डेवलप्ड वाटरवे है. नाउ द इंटरनल waterways of North America. Of course, there are full facility of water transport in the Great Lakes. Great Lakes कौन सी है? Superior, Michigan, Ohio, Ontario, Erie. इनमें से 2 लेक्स कनाडा को भी ज्वाइन करती हैं और बाकी की 3 फुल्ली नॉर्थ अमेरिका में है. And they entirely called Great Lakes. And this Great Lake provide the navigation for the USA and Canada. So it is an important trade route due to the facility of movement of ship through the lakes: Superior, Michigan, Huron, Erie, Ohio, and they flow towards the mouth of St. Lawrence River. The Mississippi and Missouri and Ohio rivers, they are also navigable in the USA part, which connects many industrial cities. And beside the Great Lakes route in Canada, there is a water transport in Saskatchewan, Mackenzie and Ottawa rivers. ये कुछ कनाडा के रिवर हैं. इन 2 लेक्स के अलावा इन रिवर्स में भी अच्छा वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है. हाँ, ये अलग बात है कि ये कनाडा जो है हायर लैटिट्यूड पर है और विंटर्स काफी हार्श होती हैं. सो द मैकेंजी, ओटावा एंड सैस्कचुआन, दे आर converted into solid, means they are freezed in the winter season. So that particular time the navigation is interrupted. Understood? Now the third inland waterway of the world is the internal waterways of Asia. In Asia, the Huanghe River of China is very much navigable, approximately 200 km from its mouth. Yangtze-Kiang River is also navigable from Shanghai city on its mouth till Guiqiang. The Sikiang River flowing in the southern part of comparatively more navigable. So these are some of the important river of China. The river Irrawaddy, Menan, Sikiang, they are also navigable in the Southeast Asia only for a small distance. But in comparison to other 2 countries, other 2 continents, the Asian inland waterways are less developed. Then 4th one is the internal waterways of South America. The big river Amazon, it's flowing from the west to east with their tributaries which provide the 30,000 km long waterways. So this river is navigable for the southern Brazil, Argentina, Uruguay. It provides the facility of water from
Parana, Paraguay and Plata river as well. Parana, Paraguay, Plata and Amazon river के अलावा बहने वाली रिवर्स हैं साउथ अमेरिका की, और इनमें काफी अच्छे से इनलैंड वाटरवेज डेवलप है और इवन 1400 किलोमीटर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। 1500 किलोमीटर तक शिप्स को नेविगेट करवा के ले जाया जा सकता है। फिफ्थ वन इज द इंटरनल वाटरवेज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में भी बड़ी रिवर्स हैं, नाइल, कॉन्गो एंड नाइजर, so they are also providing the navigation, but only river Nile is navigable. Niger and Congo river have the facility of navigation till 1100 kilometer from the inner part, from the mouth, right? And last, in Australia, ships can reach till 1500 kilometer deep from the mouth of river Murray and Darling. These are the two important rivers of Australia. Hope you guys locate all the river system, all the lakes for inland purposes in the map. यहाँ आपका होमवर्क है कि आपको सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स वर्ल्ड की और लेक्स को लोकेट करना है मैप में. Locate in map. This is the homework for you. In my next video, I am going to discuss about the ocean waterways. Till then, thank you and have a nice day.